नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सेल्फी विद हमारे नेताजी सीजन 2 में। आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त डॉक्टर आशा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ लेकर आए हैं एक ऐसे चेहरे को जिनका नाम किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। राजनीति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी उपलब्धि हासिल की है। राजनीति के इस क्षेत्र में शिक्षित, जागरूक, सुलझा हुआ इनका दृष्टिकोण देश के विकास की राह को आगे की तरफ लेकर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर से बीजेपी सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्ते डॉक्टर साहब और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? जी देखिए, जब बचपन की बात करें तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि पिताजी गांव के सरपंच रहे और माताजी भी सामाजिक क्षेत्रों में काम करते थे। पिताजी लैंप्स में भी काम किया, लेकिन एक प्रवाह था जिसमें क्षेत्र के विधायक जी या मंत्री जी घर पे आया जाया करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक सामाजिक ताना बाना था, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सब लोग सकारात्मक भाव से रहते थे। अभाव के वो दिन थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो परिवेश के विषय हैं उन विषयों की जानकारी, चर्चाएं और आगे का दृष्टिकोण, आगे होना क्या है, आसपास में परिवेश में घटित क्या हो रहा है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मैंने बचपन में देखी हैं। वो एकदम ऐसे लगता है कि कुछ भी चीज़ें आँखों से छुपी भी नहीं है। ऐसा इस तरह का बचपन का परिवेश और पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। विद्यार्थी जीवन सभी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आशा जी, जब ध्यान आता है कि कक्षा 5 तक जो सरकारी विद्यालय गांव का था वहां अध्ययन किया, उसके उपरांत जो छात्रावास हैं, कभी जनजाति क्षेत्र विकास विभाग का छात्रावास, कभी जनजाति विभाग के आगे समाज कल्याण का छात्रावास, उसमें करीब 4 साल उसमें बिताए। उसके बाद कमरा किराया लेना और फिर दोस्तों के साथ रहना, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं मुझे लगता है कि वो काफ़ी प्रेरक थी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा कोशिश किया, थोड़ा एकांतवास जैसा विषय। कॉलेज जब गए तो हमारे साथी ऐसे थे जिसमें हम लोग अनुसूचित जनजाति से आने वाले 25 विद्यार्थी थे। उनमें से 23 तो एसटी से करने चले गए, हम अकेले उसमें रहे कॉलेज जाने वाले। मुझे लगता है वो भी अपने आप में एक विषय था, वो भी विज्ञान विषय लेकर आगे जाना। लेकिन 94 आते आते हमने बीएससी जब पूरा किया तो उसके बाद मन में ये भाव आ गया था कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए और उसके लिए ये विषय बहुत हैवी पड़ता है। उसके बाद उदयपुर प्रवास और विद्यालय, वहाँ जो आर्ट्स कॉलेज उसमें जाना और फिर गुरुजनों का मिलना और एक नया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का परिवेश, किताबें, और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय तो निश्चित रूप से उस कालखंड में केन्या के भी विद्यार्थी आया करते तो उनके साथ मिलना, मुझे लगता है वो एक ऐसा परिवेश मिला जिसमें गुरुजनों ने भी सकारात्मक भाव दिया और उसके बाद तैयारी करते हुए प्रशासनिक सेवा में आ गए। और इस प्रकार से मुझे लगता है पूरा विद्यार्थी जीवन संघर्ष का, समझने का और कोई न कोई नई बात करने का, लेकिन परिणाम क्योंकि सुखद रहे तो मुझे लगता है क्रमशः आगे बढ़ने का जो प्रेरणा थी वो अपने साथ बनी रही। सर अपने व्यवसाय के बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, 97 में जब मैं राजकीय सेवा में आया उसके उपरांत तो एक परिवार में एक नया काम आ गया कि नौकरी करने वालों की संख्या बढ़ी। भाई पहले से शिक्षक थे, लेकिन गांव का जो पूरा काम है वो हमारा सारा खेतीबाड़ी पर आधारित है। वही गांव की परंपरागत खेतियां और सारी चीज़ें, उसमें से जो उपज होना, वो सारी बातें। लेकिन अब नई विधा है, विवाह उपरांत 26 साल की नौकरी की, ये सारी बातें हैं। लेकिन पत्नी भी अपना सामाजिक सेवा के साथ साथ में कंसल्टेंटी का काम करती है। तो मुझे लगता है एक नया काम जो शहरी आधारित है वो भी है और गाँव का पूरा अनुभव वो भी हमारे साथ है। तो राजनीति में आना है, ऐसा विचार बचपन से था या कुछ ऐसी प्रेरणा जिससे आप राजनीति में आए? ये आशा जी, मुझे लगता है सामाजिक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे, तो यदा कदा ऐसे परिवेश बने कि क्षेत्र की समस्याएं, उनकी बात करना है। और हम लोग जब अखिल भारतीय कल्याण आश्रम में काम करने लगे तो कालखंड ऐसा आया कि एक संवैधानिक विषय है, उस विषय को लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी, आंदोलनकारी ऐसे उस भूमिका में आए। मुझे लगता है इस दौरान देश की जनजातियों की समस्याओं को जानना और जानने के साथ साथ में ये विषय भी ध्यान में आया कि काफ़ी बड़ी समस्याएं जो विदेशों से, विदेशी इकोसिस्टम में उससे प्रेरित है, और उसके ताने बाने के साथ साथ में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। उस मूवमेंट के हम हिस्सा बन गए। उस मूवमेंट को डिलिस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं। वो डिलिस्टिंग मूवमेंट में चीज़ें, संवैधानिक बड़ा प्रश्न था कि एससी की तर्ज पर एसटी की परिभाषा क्यों नहीं है, कि एसटी की परिभाषा में माइनॉरिटी क्यों है, और संविधान के इस बड़े प्रश्न को हल करने के लिए पार्लियामेंट का एक लॉ आवश्यक है, राष्ट्रपति की अधिसूचना संशोधित करनी है। उसको लेकर हम पूरे भारत के 22 राज्यों में प्रवास और वो सारा कालक्रम, एक ऐसा क्रमशः प्रवास बने और संपर्क में आए। मुझे लगा उसी दौरान एक पृष्ठभूमि तो बन गई। राजनीतिक में आने का तो विषय नहीं था, लेकिन
एक आंदोलनकारी का विषय बना, तो मुझे लगता है इसी दौर में संगठन ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि ऐसे एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता की शायद आवश्यकता है। तो इसी पृष्ठभूमि में हम लोग राजनीति में आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति को अपने जीवन का, जीविका का साधन बनाकर चलते हैं, आपका क्या विचार है इसके बारे में? आशा जी, बात तो सही कह रहे हैं आप। ऐसे एक बड़ा कालखंड ऐसा बीता देश में कि आज़ादी के बाद का जो मुझे लगता है पहली पीढ़ी जो थी वो एकदम व्यवस्थित ढंग से मूल्य प्रधानता के साथ में राजनीति करती थी और सेवा भाव था और राष्ट्र की प्रेरणा भी थी। लेकिन उसके बाद परिवारवाद और इस तरह का एक पूरा इकोसिस्टम बना, तो उस कालखंड में कुछ लोगों ने बपोती भी मान लिया और ये माना कि साहब हमारा ही विशेषाधिकार है। उस कालखंड में कुछ लोगों ने इसको बनाया। इस वजह से मुझे लगता है कि राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हुआ और समाज की जानकारी में आया कि नहीं, ये लोग विषय से लेकर साथ साथ में कुछ न्यूसेंस वैल्यू भी करते हैं और बाकी सारी चीज़ें जैसा आप कह रहे हैं उसको व्यवसाय बना दिया। लेकिन बड़ा परिवर्तन तो आता है जो 1977 भी है। उसके बाद के कालखंड में जब भी भाजपा और भाजपा से प्रेरित जो संगठन आए, जनसंघ का जो राइजिंग हुआ, मुझे लगता है उसके बाद पूरा परिवर्तन बदला है। आज की तारीख में ये इस तरह के जो भाव रखने वाले लोग हैं वो कम हो गए और सेवा भाव को लेकर आगे बढ़ने वाली पीढ़ी आ गई है। राजनीति में आज आप काम कर रहे हैं, राजनीति के माध्यम से देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें आपको किस तरह के अनुभव का सामना करना पड़ता है? कई बार कुछ लोगों से कुछ जिसे कहते हैं ना कटु अनुभव है या कुछ अच्छा अनुभव, जो भी है जो आप साझा कर सकते हैं वो आप हमें बताइए। मुझे लगता है जीवन है तो बाकी सारी चीज़ें आती हैं और तुलसी जगत में भांति भांति के लोग, मुझे लगता है सामने वाला तो बहुत सारे प्रश्न लेके आता है, लेकिन इसको जीवन का ही एक अभिन्न अंग मान के यदि देखें तो ध्यान में ये आता है कि प्रश्न तो है, अब वो कितना सकारात्मक है कितना नकारात्मक है, कई व्यक्तिगत भाव लेकर तो नहीं है, वो सारा थोड़ा विवेक के साथ अगर मैं परीक्षण करें तो मुझे लगता है ध्यान में तो आता है। लेकिन ये भी सारी बातें जो हैं वो समाज की हैं और समाज के विषयों को लेकर जब आते हैं तो मुझे ध्यान में 2-3 बातें ध्यान में आती हैं। नंबर एक व्यक्ति ये लेके आया कि हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में एक जयसमंद झील है कि जयसमंद का पानी हम उदयपुर नहीं देंगे। साहब हम क्यों दें उदयपुर वालों को? एक प्रश्न लेके आया था कि क्यों नहीं दोगे? हमारा जयसमंद खाली रहता है, एक खाली रहता है, हमारे वहाँ के किसानों को पानी नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता और आप उदयपुर वाले आराम से पानी पीते हो, ये ठीक थोड़ी है। एक प्रश्न लगा। जब इसके डेप्थ में गए, अधिकारियों से बात की, मुझे ध्यान में आया कि हाँ ये प्रश्न तो है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि इसको झील को इतनी पूरा भर दें तो, और वो कैसे भरेंगे? मुझे लगता है कि मेवाड़ में बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और वो अरब सागर की तरफ या गंगा सागर की तरफ जाती हैं। उनमें से एक नदी है माही नदी और एक है जाखम। जाखम का डैम भर जाता है, उसके बाद उसका ओवरफ्लो पानी समुद्र में जाता है। अगर उस पानी को जयसमंद के साथ कनेक्ट कर दें तो कैसा होगा? वो राजस्थान में वो कालखंड था जब ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आ गया था, वो करीब 42,000 करोड़ का। उस कालखंड में ये प्रश्न लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा हाँ ये प्रश्न हो सकता है और लगभग 7,000 करोड़ की वो प्रोजेक्ट उसके साथ कनेक्ट भी हुआ, आगे भी बढ़ा। मुझे लगता है ये जो विचार है ये विचार अहम है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो उसके साथ में एक बड़ी समस्या और एक बड़ी समस्या का एक समाधान भी उसके अंदर निहित होता है। ऐसे कुछ और प्रश्न लगातार आए। समस्याएं काफ़ी हैं, समाधान आप सुझा रहे हैं, राजनीति में है पूरी तरह से, तो परिवार को कितना समय दे पाते हैं? आशा जी, राजनीतिक का मतलब मुझे लगता है 24/7 है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब आए तो एक बड़ा बदलाव तो है। हाँ। और आप 7 बजे तक पार्टी का काम करेंगे, सरकार का करेंगे, उसके बाद आप आराम से रहेंगे, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ये परिवेश तो बदला है, लेकिन जब प्राथमिकता तय करते हैं, जब विषय ध्यान में आ जाता है कि हाँ ये विषय हमें करना है और अहम है, बच्चों का विषय है, स्कूल का विषय है, कॉलेज का विषय है और छोटे छोटे विषय भी आते हैं, बिजली का बिल भरना, ये सारी चीज़ें तो आती हैं। मुझे लगता है जब प्राथमिकता तय करते हैं और एक प्लान के साथ में बात करते हैं तो सभी विषयों का समाधान है। लेकिन जब परिवार का अभ्यास इस तरह का होता है तो मुझे लगता है थोड़ी सहजता रहती है। मुझे काफ़ी सहजता मिली परिवार से, इससे कोई बाधा तो नहीं आई, लेकिन कोशिश करते हैं कि सामाजिक कार्यक्रम हो, परिवार के अपने मुद्दे हो, अपने काम हो, उसके साथ में यदि तालमेल करके एक बात करते हैं तो निकलता है। तो ऐसा तो नहीं होता, कई बार शुरू में लगता था, कई बार बहुत बिजी होकर तो कुछ चीज़ें कि ये विषय पूरा नहीं हो पाया तो कुछ तो तनाव सब पैदा होता है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लानिंग जब करते हैं तो ठीक हो जाता है। परिवार के सदस्यों का तालमेल, जैसे आपने कहा कि परिवार के सदस्य हैं, तालमेल करके चलते हैं, कितना सहयोग कर पाते हैं आप? आशा जी, परिवार की जो बातें हैं मुझे लगता है एक अपने आप में एक तपोवन में बैठने जैसा काम है। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन थोड़ा अभ्यास, थोड़ा सामाजिक सरोकार के विषय काम करना, उसके साथ जब एक अभ्यास होता है तो चीज़ें सहज तो होती हैं।
बचपन में देखा, पिताजी सरपंच थे, तो निश्चित रूप से एक छोटा अभ्यास, लोकतंत्र की जो बुनियाद है वहाँ से उस चीज़ को देखा, तो ये बात तो ठीक रही, लेकिन वे अभ्यास अब मुझे काम में आए। और जब विवाह हुआ, विवाह के बाद जब हमने अपना परिवार उदयपुर जब हम लोग शिफ्ट हुए, तो मुझे देखा कि विषय हैं। और मेरे ससुराल में भी राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, मतलब दादाजी एमएलए रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ का भी एक आइडिया तो था। तो धर्मपत्नी ने मुझे लगता है इसमें सकारात्मक भाव लेके जो विषय थे वो सारे मुझे सपोर्ट दिया। विशेष तौर पर जब यदि प्रवास पर जाना है, सुबह 4 बजे भी जाना है, तो अपना टिफ़िन और अपना बैग और कहाँ प्रवास पर जा रहे हैं, 2 जोड़ी कपड़े, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है उसमें एकदम समर्थन पूरा मिला। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें जब मिलती हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन के काम आसान होते हैं और मुझे पूरी सहूलियत इसमें मिली। राजनीति के जब से आप राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद पारिवारिक, सामाजिक बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हर किसी की लाइफ में, तो उनमें कुछ फ़र्क आया राजनीति में आने के बाद? कुछ जितना भी आया, कहीं कुछ एक ऐसा कुछ है जो आप बता सकते हैं? निश्चित से एक बड़ा बदलाव है। पहले क्योंकि राजकीय नौकरी में थे तो एक ऑफिस था, एक ऑफिस में एक सेक्शन था, सेक्शन में भी अपनी फाइलें हैं, ऑनलाइन फाइलें हैं, एक राजकाज है, फाइलों को डिस्पोज करना। एक आइडिया होता है कि मुझे मेरे संबंधित 4-5 विषय हैं तो वही करने हैं। लेकिन जब राजनीति में आते हैं तो समाज के सारे विषय, क्षेत्र के सारे विषय, और वो विषय भी ऐसे जिनका लोग चाहते हैं कि सरकार में आएँ और सरकार के माध्यम से आप इसका समाधान करें, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसमें आमूलचूल चीज़ ये होती है कि अगर लिखने पढ़ने की आदत हो, थोड़ा चिट्ठी पढ़ने की आदत हो, कौन से विभाग से कंसर्न है ये होते हैं, तो थोड़ा पुराना अभ्यास तो काम में आया। लेकिन जीवन मुझे लगता है 180 डिग्री पर घुमा है, बहुत सारे बदलाव आए हैं और लगातार चीज़ों को जब समझते जा रहे हैं। लेकिन सामाजिक सरोकार के विषयों पर पहले से काम कर रहे थे तो वो एक सहजता, एक थोड़ा सपोर्ट तो मिला है उसकी। लेकिन वाकई बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, दिनचर्या का अपने आप में परिवर्तन हुआ है। उसमें दिल्ली है, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी है, हाउस का अपना अलग काम है, लोगों की समस्याएं हैं, जन सुनवाई करना वो अलग काम है, पार्टी के मुद्दे हैं, चौपालें लगाना वो काम है। मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इस बदलाव में एक बिंदास तरीके से पूरा सेवाभाव के साथ में, पूरा समर्पण निष्ठा के साथ में काम करते हैं तो आनंद तो है, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा है। तो इतने बदलाव, इतनी व्यस्तता, इस समय दैनिक जो आपका दिनचर्या जो होती है वो कैसी रहती है? दिनचर्या मुझे लगता है इसमें मैनेज करना पड़ता है। मोटा मोटा 6 बजे से पहले उठने का एक क्रम तो रहता है, उसके बाद थोड़ा शरीर को समय भी देना, क्योंकि जो थकान और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा एक व्यायाम और ये सारी चीज़ें 1 घंटे में तैयार होना। 8 बजे से पहले तैयार होकर, मुझे लगता है उस दौरान 8 बजे से पहले तैयार नहीं हो तो लोग घर पे आना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग तरह के पत्र लेके आ रहे हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं लेके आ रहे हैं, तो उनको सुनना ये अपने आप में क्रम रहता है। लेकिन कोशिश करते हैं 9:30 बजे तक लोगों को सुनना, उनकी बातों को यथोचित महत्व देके उनसे चर्चा करके विषय को समझकर कुछ अधिकारियों को फ़ोन करना। फ़ोन करने के बाद फिर मुझे लगता है नॉर्मली हमने एक अभ्यास किया है कि 9-9:30 बजे तक घर पे सुनवाई करेंगे और उसके बाद प्रवास में निकल जाएंगे, आगे जो भी काम होगा, ऑफिस या क्षेत्र में प्रवास है तो उधर निकलते हैं। तो मुझे लगता है वो एक क्रम बनाया, वो क्रम लगातार चलता है। सप्ताह में 2 दिन ऑफिस बैठ के विषयों को देखना, पार्लियामेंट्री जो काम है उसमें प्रश्नों को तैयार करना, उसके नोट्स तैयार करना, ये भी एक विषय रहता है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि 15 दिन में एक बार बड़ी जन सुनवाई कर लेते हैं, प्रेस में देखें तो पूरे क्षेत्र के लोग उसमें आते हैं। मुझे लगता है ये जो हमने तरीका बनाया, वो कई बार विषय जब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो हम कोशिश ये भी करते हैं कि कोई बड़ा विभाग है, यूडीए हो गया या पीडब्ल्यूडी है, ये बड़े विभाग है, उनके साथ बैठ के चर्चा भी करते हैं, तो उसमें भी लोगों का काम होता है। इस तरह का एक क्रम बनाया, इस क्रम में काफ़ी सुविधा मिली है। अभी बहुत कुछ करना, लेकिन अभी तक काफ़ी ठीक है। अक्सर आजकल अब हम लोग देखते हैं कि राजनीति का स्तर गिर गया है, ऐसे कुछ आरोप राजनीति में लगते रहते हैं, आपका क्या विचार है? नहीं, आरोप लगना कई बार ये होता है कि जैसे एक सांसद होता है, वो 24 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। 24 लाख लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, वो लेके प्रोसेस करना है। लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, जो कई बार लगता है कि वास्तविक जो बंदा है जिसको कुछ राहत देनी है वो नहीं आ पाता है, तो वो तो एक काम है ही। लेकिन यदि सतत संपर्क नहीं रहे तो वो एक वहाँ ताना बाना बनता है कि ये कैसे नेता हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो कि दिल्ली में यदि आ गए और दिल्ली के जो पुराने किस्से हैं, कभी बॉफोर्स रिश्वत कांड का किस्सा आता है, कभी चारा घोटाला हो गया, इस तरह के केस आते हैं और उसका आंकड़ा जब देखते हैं बहुत बड़ा है, वो लाखों करोड़ तक का आंकड़ा है। तो ऐसे में समाज में और आमजन में एक विषय ये जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारे के सारे जो लोग हैं ये खराब हैं। मुझे लगता है ये जो नैरेटिव बना है, इस नैरेटिव में लोगों ने ये समझा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जब राजनेता की बात होती है, पॉलिटिशियन की बात होती है, तो कई बार
कविताओं में भी जाते हैं तो वहाँ कविगण जो है ना उसमें मजाक के रूप में बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा जो कालखंड है वो दिल्ली में, विशेष तौर पर कांग्रेस के कालखंड में जो उदाहरण बने, और उदाहरण में किस प्रकार से बातें बनी और संविधान की हत्या हुई, ये सारी जो चीज़ें हैं, और उसके बाद में मूवीज़ बनी, लोगों ने देखा। आज का एमएलए जैसे मूवी जैसे जब आई थी तो मुझे लगता है उसके बाद तो कई चीज़ें ऐसी लोगों के धारणाओं में आई कि ये गलत है। लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी जी आए और राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता को लेकर जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो काम किया, मुझे लगता है उसके बाद एक प्रतिष्ठा बनती चली जा रही है। तो जैसे भी आपने बात करी, राजनेताओं के बारे में बात करें, आदर्श नेता, एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या दोष होने चाहिए, हम ये जानना चाहेंगे। आशा जी, ये जो राजनीतिक है वो समाज का ही एक हिस्सा है, तो उस नाते समाज की अच्छाई और समाज की बुराई निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में भी आती है। जब आदमी पावर में आता है तो मुझे लगता है कई बार चीज़ें जो हैं वो काल्पनिकता होती चली जाती है, और फिर राजनीतिक सूचिता जो है कहीं ना कहीं उसको आघात पहुंचता है। लेकिन जब किसी आदर्श नेता को देखते हैं तो पुराने गुण नजर आते हैं। हाँ, राष्ट्र सबसे पहले रखें, ये विचार होना चाहिए जिसके पास वो नेता अच्छा होगा, ऐसा ध्यान में आता है। हाँ, दिन रात काम करें। नरेंद्र मोदी साहब को जब देखते हैं तो वो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, तो प्रेरणा लगती है कि हाँ, एक मेहनत करने वाला नेता होना चाहिए। ये ध्यान में आते हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एड्रेस करना और उसको समुचित जवाब देना। तो मुझे लगता है ये आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ लोगों की बातों का संवाद स्थापित करे, ऐसा नेता होना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि एक रेस्पॉन्सिव पर्सनैलिटी के साथ में एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा अग्रणी बड़ा भाई, अपने बीच में से रहने वाला, और एक सूचिता तो निश्चित रूप से बड़ी अच्छी है। ये सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। लेकिन लोगों की जो बातें हैं उनको अपने साथ रखना और एक जवाब देना कि हाँ, मैंने एक प्रयास किया। मुझे लगता है एक प्रयास करने वाला नेता होता है तो एक अच्छा होता है। तो हम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जब देखते हैं वो एक कालखंड था, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देखते हैं वो एक कालखंड है। आगे आने वाले समय में कुछ संभावित जो युवा हैं कि हाँ, वो अपनी बात को बहुत ठोक पीट के रखते हैं, तो लगता है कि हाँ, एक नेता ऐसा होना चाहिए। अलग अलग व्यक्तित्व में अलग अलग गुण नजर आते हैं, वो सारे मिल यदि जाते हैं तो मुझे लगता है एक आदर्श बनता है। हर कोई भगवान पुरुषोत्तम तो हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश है कि और बेटर कैसे हो, इसके लिए सतत अभ्यास और कहीं अपने विचारों को परिष्कार करना, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, ऐसा लगता है। तो आदर्श नेता तो आपने हमें बता दिया, आदर्श नेता में ये सब होना चाहिए। राजनीतिक स्तर जो गिर रहा है, जैसे अभी हमने आपसे एक प्रश्न भी किया था, तो आपको कहीं लगता है कि जो वर्तमान नेता हैं कहीं ना कहीं इनका योगदान भी इसमें रहा है? निश्चित रूप से दिखती है चीज़ें। आज जब हम हाउस से आए तो एक विषय है, लोकसभा चल रही है, लोकसभा के आसन पर माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो अध्यक्ष जी का पूरा अपना एक नियंत्रण होता है कि वो डायरेक्शन देते हैं, उसको मानना होता है। तो कोई नहीं मानता है, उनकी बातों को बार बार अवहेलना करता है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस तरह का आचरण लोकतंत्र का आम आदमी समझता है। हो सकता है आम आदमी बोले नहीं, लेकिन वो समझता अवश्य है, वो इंतजार करता है एक दिन आएगा, वो दिन शायद वोट डालने का दिन आए। ऐसा कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं एक जिम्मेदारी और लोकतंत्र में, क्योंकि विकास सबसे महत्वपूर्ण है। और विकास में जब देखें तो लोगों की अपनी समस्या, बहुत साधारण सी समस्या होती हैं कि कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं विद्यालय में कमरा कम है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है समस्या बहुत छोटी है, लेकिन उसके लिए कोशिश करने वाला यदि होता है तो लोग स्वीकार करते हैं, लोग मानते हैं। लेकिन कांग्रेस के कालखंड में एक ऐसा हो गया, एब्सेंटी जो लीडरशिप है वो बनने लगी, वो कभी क्षेत्र में नहीं गई, इस धरातल की समझ नहीं है, तो उस वजह से एक खराब नैरेटिव बना है। लेकिन एक अच्छा दौर भी आता चला जा रहा है, मुझे लगता है बहुत तेज़ी से बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपके विचार में युवाओं को और साफ छवि वाले लोगों को राजनीति में लाने के लिए क्या करना होगा? इसमें बहुत ज़रूरी है। लगता है कि जब युवा किसी क्षेत्र में आता है तो नया विचार लेकर आता है और नए जोश के साथ में आता है। मुझे लगता है कि राजनीतिक तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं, तो यहाँ देश की समस्याओं का निवारण, चाहे वो कानून के माध्यम से हो, योजना के माध्यम से, वो होना तो इस व्यवस्था से ही है। ऐसे में जब राजनीतिक क्षेत्र में युवा यदि आएगा तो एक नई भूमिका तय करेगा, और जो पुराना विचार है जिसको हम अनुभव कहते हैं उसके साथ में अपनी बात को मिलाकर एक संतुलित विचार आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक बड़ी रचना बनाई। माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब पीएम हैं तो उनके होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन साहब जब आए हैं तो एक नया दौर तो शुरू हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री साहब का एक वो विचार याद आता है जब वो कह रहे हैं कि युवाओं को आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, युवा यदि आलोचना कर रहा है किसी व्यवस्था का तो उससे बढ़िया है कि वो उस व्यवस्था का भाग बने और कोशिश करे कि उन समस्याओं का निवारण करे। ऐसी एक रचना भाजपा ने बनाई, लगभग 1 लाख युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाकर व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये अहम है और ये होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, राष्ट्र के लिए भी, समाज के लिए भी, और हमारे अपने लोकतंत्र के लिए भी।
आप जब राजनीति में आए, बीजेपी से जुड़े, तो ऐसा क्या था कि बीजेपी से जुड़कर ही राजनीति में आना है या बीजेपी के साथ ही काम करना है, तो ऐसा क्या कारण रहा? बचपन से एक संस्कार है कि हाँ, समाज का विचार करना, जोड़ने वाला विचार करना। और धीरे धीरे इस बात को जब आगे बढ़े तो संघ की शाखा में गए, माननीय हिम्मत जी वैद्य साहब ने काफ़ी चीज़ सिखाया। पता नहीं चला वो शाखा थी, लेकिन एक विचार लगातार आता गया। परिवार का भाव भी ऐसा ही था, पिताजी और भाजपा से जुड़े हुए थे, वो सारे विचार था ही। लेकिन आज जो ये जो दौर है, इसमें जितने समस्याएं देश का, उसका निराकरण यदि कोई कर सकता है तो वो एक सकारात्मक विचार कर सकता है। वो विचार भाजपा के पास है। वो भाजपा जब विचार करती है तो ये कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, और जो राजनीति के वो माध्यम है, ये जो भाव है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देश को सबसे पहले रखना, तो एक सहज साही जीवन के जो सामान्य मूल्य हैं, समाज का अपनी जो प्रेरणा है, उन पर काम करने का यदि कोई रचना बनाता है वो तो भाजपा बनाती है। मुझे लगता है ये हमारा अपना लगता है कि हमारा अपने परिवार का काम है, परिवार की ये पार्टी है, ऐसा लगता है। तो उस सहज भाव में भाजपा और भाजपा का एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जुड़े और आज की तारीख भूमिका में है। संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों से अलग है, तो किस तरह से अलग है? निश्चित रूप से लगभग 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और इन कार्यकर्ताओं में से ये जो सदस्य हैं उनमें से कोई सक्रिय सदस्य निकल कर आता है। सक्रिय सदस्य फिर जो मंडल लेवल पर या जिला लेवल पर भूमिका निभाता है, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। मुझे लगता है ये पूरी डेमोक्रेटिक जो एक सिस्टम होता है, इनसाइड डेमोक्रेटिक, तो ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली को यदि कोई एक्सरसाइज करके आगे बढ़ रही है, पार्टी चल रही है, तो वो भाजपा चल रही है। बाकी तो सारी अधिकांश पार्टियां जो हैं वो परिवार पर आधारित है। कई बार ये लगता है कि किसी का नाम लेके अखिलेश यादव जी हैं तो चलो आप 25 साल के लिए अध्यक्ष हो गए, इस तरह का कह सकते हैं। राहुल गांधी जी के भी यही हाल है, बाकी सब पार्टियों के यही हाल है। लेकिन सच्चे मायने में भारतीय, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो समाज का मूल्य को लेकर चलता है, जोड़ने वाले मूल्य को लेकर चलता है, और एक विशाल संगठन के साथ चलता है। तो क्रमशः एक सामान्य सा कार्यकर्ता, एक चाय बेचने वाला, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो ऐसा लगता है देश के युवाओं को और समाज को कि हाँ, एक आम आदमी के लिए अगर कोई जगह है तो भाजपा में है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि सभी पार्टियों के साथ में अलग बनाती है। और इसमें जो सिद्धांत है कि अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय, सर्वोदय के माध्यम से हम लोग क्रमशः आगे बढ़कर देश को विश्व का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, तो ये अपने आप में ये जो मूल्य है ये केवल भाजपा के पास है, दूसरों के पास नहीं है। वो तो भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं दूसरे, ये भी अपने आप में कई बार लगता है कि वो कौन सी पाठशाला से निकल कर आए हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि भारतीय मूल्यों को लेकर यदि कुछ चलता है तो भाजपा है। इस कारण एक सहज है और हम सहज रूप से इसके साथ जुड़े हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि लोकतंत्र की सही परिभाषा बीजेपी पूरी करता है। निश्चित रूप से पूरी करता है। लोगों का शासन है, तो लोकतंत्र निश्चित रूप से फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल जो पढ़ते हैं कि हाँ ये एक लोकतंत्र की परिभाषा होता है, तो वो भाजपा में एकदम फिट बैठती है, विचारधारा के साथ साथ कार्यात्मक रूप से भी कि हाँ एक प्रोसेस भी मैं अनुभव करते हैं इस बात को। लेकिन एक सतत प्रशिक्षण भी है कि एक कार्यकर्ता को कैसे बोलना है, उसके लिए कौन सी एक पार्टी की लाइन होती है। सतत हमें हमारे अपने जो एक जिनको रिपोर्टिंग हम करते हैं वो सारे हम लोगों को रोज़ तैयार करते हैं। मुझे लगता है ये अभ्यास दूसरों कहीं पर भी नहीं है, ये केवल भाजपा में है। सर, आप उदयपुर से हैं, उदयपुर से सांसद हैं। उदयपुर क्षेत्र की सांस्कृतिक, एक सामाजिक संरचना जो भी है आपकी, उसके बारे में कुछ बताइए। जब उदयपुर की बात करते हैं तो एकदम इतिहास का मेवाड़ निकल कर आता है, और मेवाड़ की जब बात करते हैं तो महाराणा प्रताप की वो विचार निकल कर आता है कि हाँ हमें आक्रांतों से लड़ना है, हल्दीघाटी का युद्ध हम जीत गए हैं, लेकिन एक बड़ा युद्ध जीतना है, इसलिए हम लगातार गोगुंदा भी जाएंगे, कोलियारी भी जाएंगे, चावड़ भी जाएंगे। उस पर ध्यान में ये आता है कि समाज के सभी वर्ग महाराणा प्रताप के साथ है। मुझे लगता है एक सहज भाव भी है, राष्ट्रवाद तो है ही, आन बान शान के लिए लड़ना भी है, लेकिन एक बड़ी जो प्रेरणा है राष्ट्र को लेकर, मातृभूमि को लेकर, उसको लेकर हम सब कुछ खो देंगे तो भी हमें संघर्ष के रास्ते पर चलना, मुझे लगता है ये मूल्य मेवाड़ में है। और मेवाड़ में आप देखेंगे कि मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, उसमें से एक को छोड़कर बाकी सारी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो एक डेमोग्राफी तौर पर देखें कि जनजाति जो समस्याएं हैं, जनजाति समाज के अपने मूल्य हैं, अपने अस्मिता के प्रश्न, ये भी अपने आप में एक अहम प्रश्न है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पूरा समाज एक होकर रहता है, एक होकर रहा है, और महापुरुषों की प्रेरणाओं के साथ में बंधा हुआ है। एकलिंग बाबा का पूरा सहज प्रेरणा है, सब लोग बंधे हुए हैं। कई बार हम सुनते हैं, हाउस में सुनाई देता है कि जय जगन्नाथ, हम लोग कहते हैं जय एकलिंगनाथ। तो ये जो भाव है मुझे लगता है ये हमारी अपनी माटी से है, और ये जोड़ने वाला भाव है, और ये सतत है, ये सहज भी है। हो सकता है कि व्यक्ति अभाव में हो, गरीब हो,
लेकिन वो आतिथ्य सत्कार पूरा करेगा, अपनापन पूरा देगा। ये एक भाव मेवाड़ के माटी में है। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं आपको सांसद बने हुए, तो इन 2 वर्षों में आपकी उपलब्धि क्या क्या रही हैं? नित्य विषयों को जानना, और विषयों को जानकर जब हमने प्रोसेस किया तो मुझे 4-5 बातें जो बार बार मैं दोहराता हूँ। नंबर 1, जैसा कि मैंने आग्रह किया कि जाखम डैम है जिसमें वो पूरा भर जाता है और उसका पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, लेकिन एक झील है जो एशिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जैसमंद, वो खाली रहती है। हमने पुराने फाइलें टटोली हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में उसको लिया है। 7,500 करोड़ से अधिक की परियोजना, मुझे लगता है ये पूरे क्षेत्र की एक इकोनॉमी को चेंज करेगा, जिसमें सिंचाई भी होगी, पेयजल भी मिलेगा, बाकी सब लोगों को सहारा मिलेगा। एक तो बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं इस बात को बार बार कहता हूँ। दूसरा, एक खेरवाड़ा कस्बा है, किशनगढ़ से यदि अहमदाबाद जाते हैं तो 6 लेन है, लेकिन एक कस्बा है जो बच गया था, उसमें रोड नहीं बना हुआ था, उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी गाता है। तो हमने 362 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन हो गया। मुझे लगता है ये एक लगातार पहले वालों ने भी प्रयास किया, लेकिन हमने जब नितिन गडकरी के साथ रखा तो ये विषय एक समाधान की तरफ आगे बढ़ा है। तीसरा, यदि मैं बताऊं तो उदयपुर से सिरोही जाने वाला जो मार्ग है वो इसमें एक्सीडेंट प्रोन जोन है, जगह जगह पर ब्लैक स्पॉट्स बने हुए थे, कहानियां बहुत छपी अखबार में। माननीय गडकरी साहब से ही आग्रह किया तो 100 करोड़ रुपये उस सैंक्शन हुआ है, उस पर काम तेजी से हो रहा है। मुझे लगता है ये भी एक बड़ी बात है। मेवाड़ के क्षेत्र में यदि एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो सीताफल काफ़ी होता है, लेकिन उसको थोड़ा नेचुरल गुणों के साथ में अगर उस थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, ग्रामीण क्षेत्र की। तो उसमें ICAR ने एक बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत किया अभी 4 करोड़ का। मुझे लगता है वो भी आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात होगी। DMF को लेकर काम किया, स्टेट बजट में 65 करोड़ के 4 एनीकट स्वीकृत कराए। ये सारे विषय हैं, मुझे लगता है एक क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, और छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें जो हमने कोशिश की कि ठीक हो, वो ठीक होती चली जा रही है। और कुछ ऐसे हैं जो जिसको बोलते हैं पाइपलाइन में है। मुझे लगता है आने वाले भविष्य में कुछ और बातें करेंगे। अभी 2029 में फिर से आप चुनाव होंगे, तो आपके अपने संसदीय क्षेत्र से जन सेवा के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य होंगे जिन्हें आप अपनी वरीयता की सूची में रखते हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी साहब का विजन ये है कि विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत होगा तो विकसित राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा तो विकसित लोकसभा क्षेत्र उदयपुर भी होगा। हमने ये सोचा है कि इसके लिए जो भी कुछ बन पड़े, तो उसमें मोटा मोटा विषय ध्यान में आता है कि टूरिज्म को लेकर एक बड़ी रचना बन सकती है। एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म और इको टूरिज्म, इसके साथ में काफ़ी संभावना है। उन विषयों को हमने आगे बढ़ाया। बजट में हैंडीक्राफ्ट को लेकर बड़े काम हुए, तो मुझे लगता है कि मेवाड़ के साथ में कुछ विषयों को जोड़ेंगे, और जो वानिकी है उसको लेकर एक बड़ी रचना बन सकती है, उसको लेकर हमने कुछ विषय चलाए। लेकिन जो मेवाड़ है वो कई नदियां वहाँ से निकलती हैं, वहाँ से उपजती हैं, मुझे लगता है वो समुद्र में जाती है। इसमें नदियों को आपस में जोड़ने वाला भी एक बड़ा काम है, उस विषय को भी हमने आगे बढ़ाया। मुझे लगता है क्रमशः ये आगे बढ़ेगा। मेडिकल कॉलेज सलूम्बर है, उसका करना है, कहीं NH के कुछ काम हैं, ये सारे विषय हैं, इनको हमने चला रखा है। आने वाले समय में संभवतः इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी सर पिछले दिनों एक सरकारी मीटिंग के दौरान आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, मुझे लगता है आप दिशा बैठक डूंगरपुर की शायद बात कर रहे हैं। उस बैठक में, जिस दिशा बैठक का नाम ही दिशा बैठक है, अब दिशा बैठक जब दिशा होने लग जाए तो मुझे लगता है उसको पुनः सही दिशा में लाने के लिए हमने विषय को रखा। लोग राजनीतिक करने के लिए कई बार नरेंद्र मोदी साहब की 103 योजनाएं, उस आदेश में लिखा हुआ है कि इन योजनाओं पर ही चर्चा होगी। कोई योजना में कोई बिंदु को जोड़ना या घटाना दोनों भारत सरकार की अनुमति के बगैर नहीं हो सकता। हमने इस विषय को जब रखा तो सामने वाला कई बार लगता है कि दंभ में कुछ लोग बोलते हैं, और दंभ की वजह से उस विषय को कहीं और ले गए। हमने कोशिश की कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, वो विकसित भारत का सपना विकसित डूंगरपुर में भी जाना चाहिए, और जब वो तभी होगा जब 103 योजना उसी पर चर्चा करें। मुझे लगता है प्रशासन का भी मार्गदर्शन हुआ है, और कई अधिकारी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हाँ, मन्नालाल रावत का वहाँ आना सही रहा, और उसमें प्रशासन भी सही लाइन पर आकर काम कर रहा है। और वो वहाँ के जो राजकुमार रोत हैं BJP पार्टी के व्यक्ति, उनको भी समझ में आया कि नहीं, सही तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है यही एक विषय था। और अभी पिछले महीने प्रतापगढ़ की जो जिला कलेक्टर है, उन्होंने सचिव जी से भी आपकी शिकायत की थी, उसके बारे में? कई बार लगता है कि हम लोग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और जो न्यायपालिका है उसकी सीमाओं को नहीं जानते। तो कई बार जोर जोर से मुझे लगता है कि हमने आग्रह किया कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का आदेश जारी किया हुआ है, उस आदेश के तहत काम करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए जो करीब 54 ऐसे काम हैं जिसको हम राजस्थान सरकार से अनुमति करके लाए, और कलेक्टर उसको धरातल पर नहीं उतार रहे थे, उसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी टाल मटोल कर रहे थे, उसकी अलग ढंग से व्याख्या कर रहे थे। मुझे लगता है ये भी एक छोटा सा दम्भ ही है जिसकी वजह से आप बात करते हो। हमने कोशिश की जनता का काम
संविधान के दायरे में और जो भारत सरकार के निर्देश है उसके दायरे में रहे। हमने आग्रह किया, मुझे लगता है उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया चिट्ठी में और चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की। मुझे लगता है कि सांसद की शिकायत चीफ सेक्रेटरी को नहीं होती है, उनको शायद पता करना पड़ेगा कहाँ होती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी से आग्रह, और हम लोगों ने सबको कहा भी है कि जनता के काम होने चाहिए और जनता के काम के लिए जनप्रतिनिधि हमेशा ही आग्रह करेगा, उसको कोशिश करने पड़ेगी और वही हमने किया और वही हम करते रहेंगे। बीजेपी सरकार 2014 से है और अब अगर हम देखें तो 12 साल हो गए हैं। इस 12 साल में केंद्र सरकार ने जितने भी विकास कार्य किए हैं उनका आप अपने शब्दों में थोड़ा विश्लेषण कीजिए। मुझे लगता है कि विकसित भारत को लेकर जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, एक बड़ा विजन है, उसको पहले के किसी व्यक्ति ने नहीं रखा। उन्होंने कोशिश की है कि 24/7 काम करें और 2047 तक हम काम करेंगे, 2047 तक करेंगे। अमृत कालखंड की अवधारणा दी है, जीएसटी की अवधारणा उन्होंने सोची, गढ़ी और उसको लागू कराया। अब तो जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन की और उसकी सुधार हो गए हैं और बड़ा एक लगभग 2 लाख करोड़ की बचत जो है जनता के पास में रही है। जनता एकदम उसमें काम कर रही है। नया आईटी एक्ट आया है। इसके साथ ही साथ बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे ध्यान में आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो कैपेक्स आज हम देख रहे हैं कि करीब 2 लाख करोड़ के आसपास काम होते थे, आज की तारीख में इस साल में 2026-27 में 12 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च होगा। पूरी व्यवस्था रूपांतरित हो रही है। और इसको हम एक शब्द में यदि कहें तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम किया है वो पूरी तरह से बदलने वाले हैं। उसको रिफॉर्म एक्सप्रेस करेंगे। ये एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। ये जो सुधार हैं ये अपने आप में भारत माता की जय है, वंदे मातरम है। और हर एक के मन में, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे SC ST हो, चाहे शोषित पीड़ित, ग्रामीण, नगरीय, MSME, हर जगह देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक भाव पन पाए और उसके जीवन में एक अच्छाई आती चली जा रही है। मुझे लगता है ईज ऑफ लिविंग जो आ रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो चीज़ें आ रही हैं इससे पूरी व्यवस्था को रूपांतरित किया है। उसको लेकर मुझे लगता है एक बड़ा एक कदम आगे बढ़ेगा और भारत निश्चित रूप से विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से जो देश के टॉप, विश्व के टॉप जो देश हैं उनकी लाइन में आके खड़ा होगा। आज आप मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो मोदी जी जैसे एक परिश्रमी व्यक्ति, उनसे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। निश्चित रूप से सीखना मिलता है। पिछले दिनों एक कार्यशाला थी, उस कार्यशाला में हम लोग 3 दिन रहे। मोदी साहब की सहजता देखिए आपकी, वो सबसे आखिर में जाके बैठे, सबको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद वो ढूंढ रहे थे, वो जो तड़प थी वो इस बात की लगी थी कि ये सारे चर्चा कर रहे हैं, कोई नया आइडिया हाथ लगेगा क्या। और अंततः जब तीसरे दिन उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा कि बस्तर जिले में जो स्वदेशी मेला हुआ है ये सबसे बड़ा आइडिया है, ये पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया और 1 to 1 उन्होंने इंटरेक्शन किया कि क्या चीज़ें सुधार होनी चाहिए। हमने भी कुछ विषय रखे, बाकी लोगों ने भी रखे और जब उन्होंने सारांश रूप में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आते हैं, प्रश्न के साथ में प्रेरणा भी आती है, एक नया विचार भी आता है। मुझे लगता है इससे मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि एक नेतृत्व जो अपने कार्यकर्ताओं में एक बीजारोपण करना चाह रहे हैं कि हाँ, जितना वो काम करते हैं उस प्रेरणा को सभी सिरोधार्य करेंगे तो मुझे लगता है बड़ा बदलाव आएगा। ये बात सीखने को मिलती। माननीय मोदी साहब का एक पत्र है, उसका उल्लेख मैं बार बार करता हूँ, यहाँ भी करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निराकरण के लिए आप लोग 24/7 अप टू 2047 आप काम करेंगे, इसके किए बगैर आप लोगों को चैन नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। मुझे लगता है उनके अंदर एक तड़प है कि देश विकसित क्यों नहीं हुआ, सोने की चिड़िया, ये सारी बातें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, तो क्या ये वापस हो सकती है, क्या विकसित भारत हो सकता है। तो मुझे लगता है सभी व्यवस्थाओं को रूपांतरित करने के लिए वो काम कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र की समस्याओं की यदि बात करें तो 3 बड़े उल्लेख हैं। उन्होंने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया और गौरव दिवस घोषित करने के बाद उन्होंने आग्रह किया कि देश भर में जितने अनसंग हीरोज़ हैं उनकी चर्चा करिए आप। भगवान बिरसा मुंडा बहाना है लेकिन सबकी चर्चा की तो ध्यान में आया कि 85 हीरोज़ और 85 ऐसे पावन स्थल जहाँ शहादत हुई है उन सबकी चर्चा होने लगी। और दूसरा, प्रधानमंत्री जनमन योजना वो लाए, 24,000 करोड़ की योजना लेकर आए कि जो सबसे पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनका विकास होना चाहिए और अप्रोच दिया उन्होंने कि सैचुरेशन हो, आप जितने 1000 लोगों को देना 1000 को दे दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके मत दीजिए, ये चुनावी हथकंडे की तरफ नहीं होना चाहिए। और इस अनुभव के बाद उन्होंने एक बड़ी योजना धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान चलाया। वो अभियान 63,000 गाँव के लिए है और 79,000 करोड़ का अभियान है। मुझे लगता है इसका आंकड़ा, इसकी जीरो लगाएंगे मुझे लग रहा है विपक्ष के लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनके गणित कितने मजबूत है। लेकिन मोदी साहब ने जब सोचा है तो मुझे लगता है एक साथ सोचा है, अपनेपन के साथ सोचा है। उन्होंने सोचा है कि कुछ लोग पिछड़े रह गए, ये ठीक नहीं है,
ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सभी लोगों को आगे आना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया। मुझे लगता है ये हम सभी के लिए अनुकरणीय है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी में आप भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं, आप सांसद हैं। तो केंद्र सरकार ने जितने भी सफल कार्य किए, विकास के अगर मैं कार्यों की बात करूं और आपसे कहें कि 1 से 10 तक के बीच में आप इसे अंक दीजिए, तो आप कितने अंक देंगे? देखिए, अंक तो भारत की जनता ने दे दिया। 140 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी साहब को पहले कार्यकाल के लिए अंक दिए पूरे के पूरे, तो दूसरी बार सरकार बनी 2019 में। 2019 से 2024 में जब अच्छा काम किया तो 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए पूरे नंबर दिए। तो जनता ने जब नंबर दे दिए तो मैं कौन होता हूँ कुछ नंबर कम करने वाले। मुझे लगता है पूरे नंबर मिलने चाहिए, पूरे नंबर मिलने जी, चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, प्रणाम, और सभी दर्शकों को प्रणाम।